नमस्कार। इस परीक्षा मित्र के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। 10 टेस्ट के मैं वीडियोस बनाऊंगा और इसमें अपने टेस्ट से वीडियो की ये ख़ास बात होगी कि यहाँ पर जो मैं डिस्क्राइब करूँगा और आप जो प्रश्न देखेंगे ये ऐसे प्रश्न होंगे जो लेवल के प्रश्न होंगे, स्टैंडर्ड के प्रश्न होंगे। स्टैंडर्ड और लेवल से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चंस नहीं जो कि आप नॉर्मल क्वेश्चन देखते हो, आप फैक्चुअल क्वेश्चंस देखते हो जो एग्ज़ाम में आते ही नहीं है। आप यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एक आपको स्तर लगेगा, एक लेवल लगेगा कि वास्तव में ये यूजीसी नेट में आने लायक प्रश्न है। ये अपनी मॉक टेस्ट की जो खास बात होगी। और 10 प्रश्न अपन डेली हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 प्रश्न की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 प्रश्नों की सीरीज़ है जो अपन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैं डिस्क्राइब करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा सामान्यतः निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? पहला प्रश्न। अमेरिका के जो दबाव समूह है, देखिए अमेरिका के दबाव समूह की खास विशेषता है लॉबिंग। बी इसका राइट आंसर है। अब लॉबिंग का मतलब क्या है ये भी अपने लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉबिंग एक्चुअल में आप देखेंगे कि एक वॉलमार्ट करके कंपनी आई थी इंडिया में जो कि भारतीय एक्सा के साथ में काम कर रही है। वॉलमार्ट रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। जितना देशों के पास में क्षेत्रफल नहीं है उससे ज़्यादा उसके पास में भूभाग है दुनिया के अंदर। ये इसलिए भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने सिलेबस में एलपीजी करके एक टॉपिक दिया हुआ है, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उस संदर्भ में भी अपने को एलपीजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका में ये एक्सेप्ट किया था वॉलमार्ट ने सीनेट के अंदर। सीनेट जो कि वहाँ का अमेरिका का उच्च सदन है। अमेरिका की जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत की जो विधायिका है, कानून बनाने वाली संस्था है, उसको संसद कहते हैं, वैसे अमेरिका में जो कानून बनाने वाली विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के 2 सदन हैं और वहाँ का जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहा जाता है। तो सीनेट के अंदर वॉलमार्ट कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने भारत में लॉबिंग करवाने के लिए कि एफडीआई को आप अनुमति दें, इसके लिए 300 करोड़ रुपए हमने लॉबिंग में खर्च किए हैं। तो लॉबिंग होती क्या है? दबाव समूह राजनीतिक दलों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, लॉबिंग करते हैं। इसमें साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपनाई जाती है। तो ये अमेरिका के दबाव समूह की महत्वपूर्ण विशेषता है लॉबिंग करना। भारत में क्या होता है? भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो, बहिष्कार करो, धरना करो। जैसे भारत के अंदर दबाव समूह के रूप में काम कर रहा है इस समय किसान आंदोलन। लेकिन किसान आंदोलन कैसा है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। ये भारत की विशेषता है, भारतीय दबाव समूहों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नंबर 2, स्थानीय दबावों के बिना यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था समूहगत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। सही बात है कि अमेरिका दबाव समूह के लिए फेमस है। दबाव समूह का घर कहा जाता है यूएस को, और राजनीतिक दलों का घर कहा जाता है यूके को, ब्रिटेन को। और ये बात इस संदर्भ में है कि अब ब्रिटेन के अंदर आप देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 ही दल है, ठीक है। और स्थानीय दबाव समूह नहीं है। तो स्थानीय दबाव समूह के बिना भी यूनाइटेड किंगडम की द्विदलीय व्यवस्था, 2 ही दल हैं। अपने लिए ये भी जानना जरूरी है कि 2 दल कौन कौन से हैं वहाँ पर। एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है, अनुदारवादी बोल सकते हैं आप, अनुदारवादी दल या रूढ़िवादी दल। और जो दूसरा दल है वो वहाँ पर है लेबर पार्टी यानी श्रमिक दल है। तो इन दबाव समूह के बिना भी यूके की द्विदलीय व्यवस्था समूहगत गतिविधियां जो होती हैं, जो मांगे आती हैं बाहर से समूह के रूप में, उन पर नियंत्रण रखने में कामयाब होती है। दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था में विधायिका के स्तर पर तीव्र दबाव समूह गतिविधि प्राय नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है और यहाँ पर विधायिका के स्तर पर भी दबाव समूह की गतिविधियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ किताबें हैं, इनके नाम अपने को मैच करने हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिका, थोड़ा और ऊपर करता हूँ। ये बुक्स हैं एक साइड में और एक साइड में थिंकर्स हैं, ठीक है। और लास्ट जो है डी है, यह 2 1 4 3 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
आसानी रहे अपने को समझने में। 2 1 4 3 डी ऑप्शन है, ये है 2 1 4 3। ठीक है, फिर अपने देखो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो फिर मैं लाइव आने लग जाऊंगा। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ताकि मैं आप लोगों के लाइव आकर के ये सारी टेस्ट सीरीज़ बहुत ही तरीके से करवा सकूं, ऐसा मैं चाहता हूं। और डेली आपको 10 मॉक टेस्ट हमेशा मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस हमेशा कंटिन्यू चलेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट से इसको इतना शेयर कर दीजिए इस चैनल को कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं लाइव आ सकूँ। ये बुक्स हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिका। ये बुक किसने लिखी है? तो इंटरेस्ट ग्रुप यानी हित समूह, अमेरिका की हित समूह बुक लिखी है जिगलर ने। इंटरेस्ट ग्रुप फॉर कॉन्टिनेंट्स ये बुक है, ये HW रहमान की है। सैमुअल फाइनर अदृश्य निर्णय की बात करता है, एनोनिमस एम्पायर की बात करता है। और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्राम वालास की बुक है। ग्राम वालास एक व्यवहारवादी विचारक हैं जो मानव के व्यवहार को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MA अपने पास में आ रहा है। इंटरेस्ट ग्रुप इन अमेरिका 2, इंटरेस्ट ग्रुप फॉर कॉन्टिनेंट्स 1 और एनोनिमस एम्पायर में आएगा 4 2 1 4 3। इसका राइट आंसर है डी, इसका सही आंसर है। 3 में है डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हित समूहों और प्रशासनिक अभिकरणों जो कि नीति निर्धारण एवं नीति कार्यान्वयन के केंद्र हैं के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध कहलाता है। तो देखिए हित समूह और प्रशासनिक, ये हित समूह के प्रकार हैं। हित समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो हित समूह इंस्टीट्यूशनल हित समूह होते हैं, संस्थागत हित समूह जिनको बोलते हैं अपन, एसोसिएशनल हित समूह होते हैं, कम्युनल हित समूह होते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक संप्रदायवाद आप जो भी बोलते हैं, कम्युनल हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप की बात होती है। तो ऐसे 4-5 प्रकार के, यानी बहुत भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मेनली 4-5 प्रकार के हित समूह होते हैं। तो ये बात कर रहा है प्रशासनिक अभिकरणों की, यानी नौकरशाही और सेना, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल होती हैं। जो प्रशासनिक अभिकरणों के हित समूह होते हैं, जो IAS जैसे अधिकारी हैं, RS जैसे अधिकारी होते हैं, स्टेट PCS के जो अधिकारी होते हैं, उनका ग्रुप जो कि नीति निर्धारण का काम करती है, नीति कार्यान्वयन का काम करती है, इनके बीच घनिष्ठ कार्य संबंध, यानी अपनी बातों को ये मनवा लेती हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना के रखती हैं। तो ऐसे हित समूह कैसा हित समूह कहलाएगा? तो ये होते हैं संस्थागत हित समूह होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलाना है। डेफिनेशन दे रखी है। NGO क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दलों के लिए एक चीज़ मिलेगी अपने को कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, अंतिम उद्देश्य इनका राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है। और दबाव समूह क्या होते हैं, जो सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं बल्कि सत्ता पर दबाव बना करके रखते हैं। तो ये देखिए 4 नंबर, यानी C के अंदर 4 आ गया, सीधा सीधा C में आ रहा है 4। दबाव समूह क्या होते हैं? दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और राजनीति को प्रभावित करते हैं, प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रभावित करने वाला है, यानी B के अंदर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर आता है NGO। NGO क्या होता है? जो सार्वजनिक मुद्दों समस्याओं से संबंधित होते हैं और अभिजन आप जानते हैं अपने चयनित श्रेष्ठ क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह होता है। तो अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? NGO क्या होते हैं? अब देखिए आप, NGO होते हैं 3 आएगा, MA है 3। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना और राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं? जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, 4। अभिजन क्या होते हैं? जो अपने चयनित क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह होता है, ये होता है अभिजन। 3 1 4 2 ये इसका राइट आंसर है। अब 3 1 4 2 किस में आ रहा है? A में आ रहा है। A इसका राइट आंसर है, A इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, कथन है नीति निरूपण में अधिकारी तंत्र विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में कई अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये कह रहा है कि अधिकारी तंत्र जो नौकरशाह है, ये नौकरशाह विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विकसित देशों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी विकासशील देशों में होती है। क्योंकि विकासशील देशों में क्या, जैसे भारत जैसे देश है, यहाँ पे आप देखिए कि IAS और RS जैसी पोस्ट होती हैं, उनकी
वैकेंसी हर दिन बढ़ती रहती है। क्यों? जो अपना DPSP है ना, नीति निर्देशक तत्व है, इनको अब लागू किया जा रहा है धीरे धीरे। देश आज़ाद हुआ तो अपने पास में इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब आप देखिए, जैसे अपन गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया जैसे तत्वों की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को ज़्यादा ज़रूरत है अधिकारियों की। तो अधिकारी तंत्र विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? अब कारण के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन क्योंकि लगा करके। तो यहाँ क्योंकि लगा करके अपन बोल रहे हैं क्योंकि विकासशील देशों में दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के कमज़ोर होने के कारण, राजनीतिक दल कमज़ोर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और दबाव समूह भी कमज़ोर होते हैं क्योंकि अपने हितों के प्रति लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो विकासशील देशों में दबाव समूह कमज़ोर होते हैं और राजनीतिक दल भी कमज़ोर होते हैं। उनके माध्यम से हितों की सुस्पष्ट अभिव्यक्तिता संयोजन प्राय संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी भूमिका बढ़ जाती है। किसकी? अधिकारी तंत्र की भूमिका बढ़ जाती है। इसमें ए भी सही है और आर भी सही है। ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी इसका आंसर है ए इसमें 6 में राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्न में से किसने दल की परिभाषा दी थी? दल अपने संयुक्त प्रयासों से किन्हीं निश्चित सिद्धांतों के अनुरूप, जिसमें वे सब सहमत हों, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से एकताबद्ध हुए व्यक्तियों का निकाय है। ये डेफिनेशन किसकी है ये पूछ रहा है। तो देखिए, जब परिभाषा की बात आती है ना, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण सबसे बढ़िया किया है डुवर्जन ने। सबसे बढ़िया राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन करने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है डुवर्जन का। और डेफिनेशन की जब बात आएगी तो सबसे बढ़िया डेफिनेशन देते हैं एडमंड बर्ग। सी इसका राइट आंसर है। इसी डेफिनेशन को आगे की कोई किसी भी विचारक ने यदि परिभाषा दी है ना राजनीतिक दलों की, तो उसने एडमंड बर्ग की इस डेफिनेशन को ही तोड़ मरोड़ करके पेश करने का प्रयास किया है। इधर देखिए, दल अपने संयुक्त प्रयास हैं निश्चित सिद्धांत के अनुरूप, जिसमें वे सब सहमत हों, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से एकताबद्ध हुए व्यक्तियों का निकाय है। राष्ट्रीय हित करना राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है। निश्चित होते हैं और संयुक्त प्रयासों से होता है, संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो 7 में सी। 8 क्वेश्चन नंबर, कौन सा एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करता है? एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करता है, यानी एकात्मक की डेफिनेशन क्या है? जहाँ प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ अभिकरण होते हैं, बिल्कुल ये एकात्मक में होता है। और प्रादेशिक प्रभाग यानी जैसे राजस्थान एक प्रादेशिक प्रभाग है, एक भाग है, ठीक है, और ये केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन अपने यहाँ केंद्र सरकार के डायरेक्ट अधीन नहीं है, अपने यहाँ पर इस रूप में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इंडिया राज्यों का संघ है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में है, एकात्मक राज्यों में होती है। ए इसका राइट आंसर है। लेकिन आगे के पॉइंट को भी अपन पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई 2 ऑप्शन भी हो जाए, क्वेश्चन गलत भी हो जाए, पता नहीं। जहाँ प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के साथ समान दर्जा रखते हैं, अगर समान दर्जा रखेंगे तो वो व्यवस्था होती है संघात्मक व्यवस्था। ये राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक इकाइयों के अधिकारों में बीच बचाव का उपाय है, बिल्कुल। जहाँ शासन के कार्य किसी एक व्यक्ति में सन्निहित होते हैं, ये सारे संघात्मकता के लक्षण। इसका राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी द्विसदनात्मकता एक आवश्यक लक्षण है? जहाँ पर द्विसदन पाया जाएगा, यदि वहाँ पे वो व्यवस्था है तो संघात्मक व्यवस्थाओं में द्विसदन पाया जाता है। और जो दूसरा सदन होता है, जिसको अपन उच्च सदन बोलते हैं, ये स्थायी होता है। और स्थायी इसी मायने में होता है कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ये स्टेट ऑफ हाउस ऑफ स्टेट होता है, राज्यों का सदन है ये। अपने भारत में नाम ही राज्यसभा है। राज्यसभा का मतलब ये है कि राज्यों की सभा है। तो संघात्मक व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वहाँ का जो उच्च सदन होता है, तो वहाँ पे दूसरा सदन होगा ही होगा। तो जो दूसरा सदन होगा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अमेरिका में इकाई बोलते हैं, अपन प्रांत बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड में कैंटन बोलते हैं। तो हर देश में अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है ना, 9 का सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। एक तरफ सरकार का प्रकार है, दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। देखिए, संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता क्या होती है? अगर इन ऑप्शंस में अपन देखें तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। शक्ति पृथक्करण अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का लक्षण होता है। ये देखिए, यहाँ पे वर्ड है शक्ति पृथक्करण, यहाँ पे विभाजन, दोनों अलग अलग होते हैं। शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि अनुसूची 7 है, अनुच्छेद 244 है। इस अनुसूची 7 में
3 सूचियाँ बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये क्या कर रहा है? ये शक्तियों का विभाजन कर रहा है, शक्ति पृथक्करण नहीं कर रहा है। शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि राज्य के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये शक्ति है 3। तो शक्ति और शक्ति के विभाजन में, पृथक्करण में फ़र्क है, तो वर्ड को पहचानने की कोशिश करिएगा आप जब एग्जाम में आए। संसदीय सरकार यानी ए में आंसर है 4। अध्यक्षात्मक सरकार की प्रमुख विशेषता होती है शक्ति पृथक्करण। संघीय व्यवस्थाओं में शक्तियों का विभाजन होता है और एकात्मकता में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी सारी शक्ति केंद्र के पास में होती है। 4 3 2 1 यानी बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये अपने 10 क्वेश्चन थे और अपन रोज़ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप जल्दी से कुछ ऐसा कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको, ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव आ सकूं। और मेरा वादा है आप लोगों से कि डेली मतलब लाइव आकर के मैं आपको 10 क्वेश्चंस बहुत ही और भी अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।